हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 23 को डिस्कस करेंगे केस स्टडी के साथ। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, कॉरपोरेट टैक्स यानी कि कंपनी की जो इनकम पर टैक्स लगता है वो 4 हेड्स के अंडर लगता है। जब हमने इनकम टैक्स पढ़ा था तो हमने 5 हेड्स पढ़े थे, आपको याद होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, पीजीबीपी था, कैपिटल गेन था और अदर सोर्सेज थे, राइट। बस कॉरपोरेट टैक्स में ये अंतर है कि इनकम फ्रॉम सैलरी को हम हटा देंगे और बाकी रिमेनिंग जो हेड्स होंगे ना उनके अंडर हमारी कंपनी में जो है टैक्स लगेगा, ठीक है, कंपनी की इनकम पर। तो सबसे पहला हेड जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं जो आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाएं, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें कॉर्पोरेट टैक्स की। वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली वॉच कर सकते हैं सभी लेक्चर सीरियल वाइज, राइट। और चलिए फिर आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैंने नोट्स खुद बनाए हैं और कॉर्पोरेट टैक्स हमारा चैप्टर 2 है ये, जिसमें आपको जैसा कि आपको बता दूं मैं, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम ऑफ कंपनी अंडर वेरियस हेड्स। तो इसमें सभी हेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाली वीडियोस में। आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये है हमारा सेक्शन 23 और एनुअल वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे आज। कि देखो, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टैक्स किस पे लगता है, एनुअल वैल्यू पर लगता है। तो अब एनुअल वैल्यू को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये तो है नहीं कि एनुअल वैल्यू आपको पता होगी भाई जितना रेंट मिला वो एनुअल वैल्यू है, ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो नंबर 3 हमें कंडीशंस दी गई हैं यहाँ पे, ए, बी और सी। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ए, बी और सी को। तो सबसे पहली कंडीशन आती है ए, कि द एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डीम टू बी। अब ए कंडीशन आती है द सम, द अमाउंट फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब यहाँ पे बोला गया है ए कंडीशन में कि वो अमाउंट जिसके लिए जो वो प्रॉपर्टी है ना, हाउस प्रॉपर्टी, कि भाई उससे एक्सपेक्टेड है कि इतना अमाउंट तो उससे हमें मिलेगा साल, ईयर टू ईयर, हमें रीजनेबल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं। या तो वो हो सकती है हमारी एनुअल वैल्यू, या फिर बी ऑप्शन, बी कंडीशन। बी में हमें लिखा है कि वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज लेट, कि कोई प्रॉपर्टी या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी का कोई भाग आपने लेट आउट किया हुआ है, यानी कि रेंट पे दिया हुआ है। तो जो एक्चुअल रेंट रिसीव होगा या फिर रिसीवेबल होगा ओनर को उस साल में, अगर वो एक्सेस होता है, अगर वो ज़्यादा होता है, अगर वो ज़्यादा होता है ए से, ए यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट। ए क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, कि इतना एक ओनर एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि हाँ भाई मेरी प्रॉपर्टी इस एरिया में है और इतना रेंट इसका जनरली है। भाई सिमिलर मान लो 100 गज का मकान है, तो 100 गज के मकान में ये बंदा इतना किराया ले रहा है, लोग इतने किराया ले रहे हैं, तो मेरा भी उतना बनता है, वो एक्सपेक्टेड है, राइट। तो एक्सपेक्टेड रेंट से ना, अगर एक्चुअल रेंट यानी कि जितना आप उससे एक्चुअली में ले रहे हो, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा ना आपका उस एक्सपेक्टेड रेंट से, तो टैक्स किस पे लगेगा, यानी कि एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी, एनुअल वैल्यू वही मानी जाएगी जो आपने एक्चुअली में रिसीव किया होगा। आई बात समझ, कि एक्सपेक्टेड, सोचो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो 10 लाख रुपीज़ एक साल का, कि मुझे 10 लाख मिल जाएंगे, है ना, एक्सपेक्ट कर लिया आपने। लेकिन एक्चुअली में आपने रिसीव कितना किया, ये तो आपका एक्सपेक्टेड था ना, रिसीव कितना किया, 12 लाख, है ना। तो जो भी एक्सेस होगा यानी कि एक्चुअल रेंट आपका एक्सेस हुआ ना, तो एक्सेस वाले पे ही आपका टैक्स लगेगा। एक्सेस वैल्यू को ही हम क्या मानेंगे,
एनुअल वैल्यू मानेंगे। इसको अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, फिर आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि है क्या। अभी थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं कि वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, कि आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दी, और यूं बोला गया है कि ना वाज वैकेंट, वैकेंट बोला गया है। वैकेंट का मतलब कि मान लो कि पूरे साल आपने ना चढ़ा हुआ हो आपका हाउस रेंट पे, कुछ महीने जो है वैकेंट खाली रहा हो, मान लो 2-3 महीने खाली रहा हो, साल के 12 महीने होते हैं राइट, तो 12 महीने में से मान लो 3 महीने वो खाली रहा हो और सिर्फ 9 महीने ही चढ़ा हो रेंट पर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि उस वैकेंसी मतलब जब वो खाली रहा ना, तो जितना एक्चुअल रेंट रिसीव होगा आपको, मान लो आपको एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ, 9 महीने का रिसीव हुआ होगा। अगर मान लो 1 लाख रुपए महीना रेंट है तो 9 महीने का उस हिसाब से कितना हो गया, 9 लाख रुपए, वो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है ना ओनर के द्वारा। तो देयर ऑफ इज लेस देन द सम रेफर टू इन ए। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट था, कि आपने एक्सपेक्ट करके चला था कि हो सकता है मुझे 12 लाख रुपए मिले, ये एक्सपेक्टेड था कि 1 लाख रुपए अगर महीना है तो साल के हो गए कितने, 12 लाख। बट क्योंकि आपका 3 महीने खाली रहा मकान, तो 9 महीने के कितने बने, सिर्फ 9 लाख रुपए ही आए आपके, है ना। तो इज लेस देन द सम, तो फिर क्या होगा कि जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई है यानी कि 9 लाख, तो 9 लाख पे ही आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ये तीनों पॉइंट। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, अब एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। आपको एनुअल वैल्यू डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे ना हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। एक दिया गया है एक्चुअल रेंट, यानी कि जो एक्चुअली ओनर ने रिसीव किया, और एक दिया गया एक्सपेक्टेड रेंट कि ओनर ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो अब आप ये देखो कि एक्चुअल रेंट कितना है, 12 लाख, मान लो 1 लाख रुपए महीना है, तो साल के 12 महीने होते हैं, 12 में से तो 12 लाख रुपए एक्चुअल रेंट हुआ उसका, राइट। और एक्सपेक्ट उसने कितना किया, 15 लाख। तो अब इसमें से जो ज़्यादा होगा ना वही आपकी क्या होगी, एनुअल वैल्यू, यानी कि उस पर आपको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। भले ही आपने रिसीव तो 12 लाख किया, लेकिन आपको टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 15 लाख पर। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है, एक्सपेक्टेड रेंट जो ज़्यादा होगा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में से जो ज़्यादा होगा वही हमारी एनुअल वैल्यू होगी और उसी पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक्चुअल रेंट तो आसान है निकालना कि हाँ भाई एक्चुअल रेंट 12 लाख है ना, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे, एक्सपेक्टेड रेंट आपको कैसे पता चलेगा, अपने हाउस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंट कैसे पता लगेगी। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है हमें। बात करूँ तो 3 टर्म्स होती हैं, यहाँ पे मैंने 2 मेंशन करी है, अभी तीसरी की भी हम बात करेंगे। 2 टर्म्स यहाँ पे गिवन है, फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। अभी हम इसको समझ लेते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू वो वैल्यू होती है, फेयर रेंटल वैल्यू देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने दिया हुआ है, नंबर 3 पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, फेयर रेंट। फेयर रेंट वो रेंट होता है जो कि विच अ सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी। कहने का मतलब ये है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी जहाँ पर भी है, जिस लोकेलिटी में है, उस लोकेलिटी में उन मकानों के द्वारा कितना रेंट लिया जाता है ना भाई। वो सेम आपका भी 100 गज का मकान है, दूसरे का भी 100 गज का मकान है, और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं आपकी लोकेलिटी में, उस एरिया में। अब वो कितना किराया वसूल कर रहे हैं, तो वो फेयर रेंट हो सकता है कि हाँ भाई ये इतना ले रहे हैं, ये रेट चल रहा है, वो फेयर रेंट है। और है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। देखो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का क्या मतलब है कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होती है ना, वो डिसाइड करती है ये वैल्यू कि हाँ भाई इस हाउस प्रॉपर्टी ये अर्बन एरिया में है और इस लोकेलिटी में है, तो इसका क्या दाम होगा, मतलब क्या रेंटल वैल्यू हो सकती है। तो ये होती है म्यूनिसिपल वैल्यू। जैसे सेकंड पॉइंट देखिए आप, म्यूनिसिपल वैल्यू, दिस इज द वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी। तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी ये डिटरमाइन करती है ये वैल्यू, ठीक है, कि हाँ भाई इस बंदे का मकान, इस कंपनी का ये जो हाउस प्रॉपर्टी है
वो इस एरिया में है और इस लोकेलिटी में है, तो इसकी रेंटल वैल्यू क्या होगी, तो वो इस हिसाब से होती है। तो अब फेयर रेंटल वैल्यू, अब आपको एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन करना है ना, कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। तो वो कैसे डिटरमाइन होगा, देखो आप, फेयर रेंटल वैल्यू 15 लाख गिवन है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 14 लाख गिवन है, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, जो ज़्यादा होगा वही आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो 15 लाख ज़्यादा है इन दोनों में से, तो वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा। और अगर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन मान लो 16 लाख होता, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 16 लाख होता, तो आप क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट भी क्या होता, 16 लाख। क्यों, क्योंकि वो फेयर रेंटल वैल्यू से ज़्यादा है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। और ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने अभी बताई भी थी। एक्चुअल रेंट क्या होता है, जो एक्चुअली में ओनर को रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है, ठीक है, वो एक्चुअल। म्यूनिसिपल, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी डिटरमाइन करती है वैल्यू। फेयर रेंट आपको बता ही दिया कि भाई सिमिलर प्रॉपर्टी कितना ले सकती है उस सिमिलर लोकेलिटी में रह के, वो। स्टैंडर्ड रेंट, अब हम स्टैंडर्ड रेंट को समझेंगे, स्टैंडर्ड रेंट को हम समझेंगे और फिर हम केस स्टडी करेंगे अपनी। तो स्टैंडर्ड रेंट जो है वो फिक्स होता है रेंट कंट्रोल एक्ट में हमारा, कि भाई रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो फिक्स करती है स्टैंडर्ड रेंट, कि हाँ भाई इतना स्टैंडर्ड रेंट है। अब एक बात बोली गई है स्टैंडर्ड रेंट के बारे में, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या बात बोली गई है, कि इफ द स्टैंडर्ड रेंट हैज़ बीन फिक्स, कि अगर स्टैंडर्ड रेंट जो है वो फिक्स है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए रेंटल कंट्रोल एक्ट के अंडर, तो ओनर है ना जो, यानी कि जो मालिक है ना, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गेट अ रेंट हायर देन दी स्टैंडर्ड रेंट, की एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा, वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। गॉट इट। मान लो स्टैंडर्ड रेंट, अगर इस एग्जाम्पल में अगर हम फिट करें, स्टैंडर्ड रेंट अगर आपका होता 15 लाख फॉर एग्जाम्पल, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट की जगह भी वही 15 लाख ही माना जाता, ठीक है। तो ये था स्टैंडर्ड रेंट का पॉइंट। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट होता है इज द हायर वैल्यू अमंग म्यूनिसिपल एंड फेयर, कि भाई म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में, फेयर रेंट में से जो ज़्यादा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन में से जो ज़्यादा होगा वो आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा। बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट। अब हम केस स्टडी करेंगे, तो अब हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हमें एक गिवन है कि when the house property is let out for the complete previous year, कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरे साल जो है लेट आउट थी, यानी कि आपने रेंट पे दी हुई थी। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है तो कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है जिसमें हमें लिखा हुआ है कि फेयर रेंट जो है वो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब 90,000 पर मंथ बनता है फेयर रेंट, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,80,000 आएगा, राइट। और म्यूनिसिपल वैल्यू, यानी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ने उसकी क्या वैल्यू निकाली है, 72,000। ओके, तो 72,000 के हिसाब से बना आपका 8,64,000। फिर आपका स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है 80,000। फिर आपका एक्चुअल रेंट भी गिवन है। अब आप देखिए कि आपको एनुअल वैल्यू निकालने के लिए दो टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्यूशन में आप देखिए, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन है हमें 12 लाख, 1 लाख रुपए महीना है तो 12 लाख हो गया एक्चुअल रेंट। अब आपको ये नहीं पता कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों टर्म्स चाहिए हमें एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही हमारा एनुअल वैल्यू होगा जिसमें हम टैक्स लगाएंगे। अब क्योंकि एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में गिवन है बट एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेंट हम निकालेंगे। हमने पढ़ा था अभी ऊपर एग्जाम्पल में कि फेयर रेंट या फिर म्यूनिसिपल वैल्यू में से जो ज़्यादा होगा ना वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज़्यादा होगा वो जो है एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अब देखिए आप, सबसे पहले फेयर रेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में 10,80,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है 8,64,000। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन है,
ऑब्वियसली फेयर रेंट ज़्यादा है तो हम फेयर रेंट को लेंगे। फेयर रेंट कितना है? 10,80,000। और हमारा स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 9,60,000। अब आप ये देखिए कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से हमने ज़्यादा निकाला तो आया 10,80,000 वैल्यू कि हाँ भाई फेयर रेंट ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट वो बनता है। बट क्योंकि क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आई 10,80,000 यानी कि फेयर रेंट जो ज़्यादा थी उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो जो भी कम होगी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होगी उसको ही हम क्या मानेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट हमें 9,60,000 गिवन है तो हम स्टैंडर्ड रेंट को ही क्या मानेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा ओनर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये लाइन हमने पढ़ी थी जब हमने स्टैंडर्ड रेंट पढ़ा था। देखिए आप क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेंट को, देखिए आप कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर। और लास्ट लाइन देखिए, द ओनर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गेट अ रेंट हायर देन द स्टैंडर्ड रेंट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड रेंट तो ओनर इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? जितना स्टैंडर्ड रेंट है। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है? 9,60,000। तो इनमें से जो छोटा होगा ये भी आपको याद रखना है, लेकिन कि पहले आप ये देखोगे कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में ज़्यादा कौन है? फेयर रेंट है। तो इन दोनों टर्म्स को आप देखोगे कि इन दोनों में से जो कम होगा वो आप लोगे। फॉर एग्जाम्पल 10,80,000 की जगह आप ये मान के चलो कि 8,64,000 होता तो जो कम होता हम उसको लेते। ठीक है, जो कम होता हम उसको लेते, यानी कि हम 8,64,000 को ही लेते। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा आ गया 9,60,000। तो अब एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्चुअल रेंट हमें गिवन है 12 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाला 9,60,000। तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? 12 लाख। तो 12 लाख आपकी क्या आ गया? आंसर। एनुअल वैल्यू क्या आ गई? 12 लाख। तो ये था एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन। हमारे लेक्चर जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है ये, जिसमें हमने ये डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर को और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियोस का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।